हाय एवरीवन। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क के बारे में। एसबीआई जो सभी का ड्रीम बैंक है, हर एक एस्पिरेंट्स चाहता है कि एक कुर्सी एसबीआई में तो अपनी बना ले। ये जो एसबीआई है, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो हमारी जानने के लिए जरूरी हैं। क्या क्या जरूरी है वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि एक जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो क्या है, वो है आपका डिटर्मिनेशन, वो है आपकी विल पावर, वो है आपकी कंसिस्टेंसी। सो यू हैव टू मेंटेन दैट, तभी जाके कहीं भी सिलेक्शन होगा। डिटेल्स हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि हाँ इस दिन हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है, बट सब करने के बाद भी अगर हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं है, तो एवरीथिंग इज लाइक कुछ सेंस ही नहीं बना रहा है। तो बेटा हम डिस्कस करेंगे बहुत कुछ, लेकिन मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि डिस्कस कर रहे हो, एक्सपेक्टेड टाइम भी है कि हाँ सितंबर अक्टूबर में जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन तब तक के लिए बस बैठ जाए और वेट करें, नोटिफिकेशन आएगा तब करेंगे। डजंट मेक एनी सेंस। तो ये जो हमारी अभी डिस्कशन हो रही है, ये इसी ख्याल से हो रही है कि ये डिस्कशन करेंगे, आप लोग समझोगे और इसको गंभीरता से लोगे, अपनी तैयारी को जल्द से जल्द शुरू कर दोगे, इनफैक्ट अभी से शुरू कर दोगे। तो चलो समझते हैं एसबीआई क्लर्क के बारे में। जैसे अभी तक इसकी परीक्षा हुई है उसके हिसाब से हम कट ऑफ को भी देखेंगे, क्या हालात रहे हैं, पैटर्न में क्या है, कुछ बदलाव होगा तो वो पता चलेगा, अभी तक क्या रहा है उसके बारे में देखेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऐसी बहुत सारी बातों को करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एसबीआई क्लर्क, जो आप लोग जूनियर एसोसिएट भी कहते हो, बेसिकली जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स बनते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको असिस्ट कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। सो दीज आर एसबीआई क्लर्क। इनकी जॉब का मतलब पोजीशनिंग होती है, आप देख सकते हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जब भी नोटिफिकेशन आती है तो उसमें लिखा रहता है जनरली एज ऑफ 1 अप्रैल, एज ऑफ 1 जुलाई, कि इतना इतना होना चाहिए, यानी कि उस डेट को जब आप इंक्लूड कर रहे हो तो आपकी उम्र क्या होनी चाहिए। तो इन जनरल आप लोग कभी भी क्लर्क की परीक्षा में बैठोगे, नॉट जस्ट एसबीआई बट आईबीपीएस या आरआरबी भी आप देखोगे, तो जो आप लोगों की लिमिट एज होनी चाहिए वो 20 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इस वर्ष के बीच में ही लोग होते हैं जो परीक्षा दे रहे होते हैं क्लर्क की। वही जो हम पीओ की बात करते हैं तो इट इज अराउंड 21 to 30 ईयर्स, ठीक है। खैर, तो ये तो आपकी एज हो गई। अच्छा, एज में जो क्राइटेरिया होती है वो अलग अलग जो कैटेगरीज, जैसे कोई ओबीसी को बिलोंग कर रहा है, कोई एससी एसटी को बिलोंग कर रहा है, तो उसमें कुछ रिलैक्सेशन भी मिलती है 3 साल 5 साल करके, ठीक है। यहाँ पे हमने एक ओवरऑल क्राइटेरिया रखकर चला है। एजुकेशनल की बात करते हैं तो कई बार आप लोगों का सवाल आता है, मैम मैं बीकॉम से हूँ, मैम मैं बीसीए से हूँ, क्या मैं दे सकता हूँ, मैम मैंने बीटेक किया है, क्या मैं दे सकता हूँ। तो ये जो आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैंने ये कर रखा है, क्या मैं दे सकता हूँ, बेशक दे सकते हो। सिर्फ एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है कि ग्रेजुएट होना जरूरी है। हाँ, अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो, जैसे आपका क्वेश्चन आता है मैम मैं अभी 3rd सेमेस्टर में हूँ, क्या मैं दे सकता हूँ, मैम मैं 4th सेमेस्टर में हूँ, क्या मैं दे सकता हूँ, तो भाई आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। या तो ऐसा होना चाहिए कि जब तक वो पेपर आ रहा है, जब तक उसका आप पेपर लिखने जा रहे हो, तब तक आपने ग्रेजुएशन का पेपर दे दिया है, प्रोविजनल रहे आपके पास एटलीस्ट आप तक, जब तक आप लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, है ना। हालांकि इसमें तो इंटरव्यू का चक्कर नहीं है, क्लर्क में तो इंटरव्यू नहीं होते हैं, लेकिन कभी भी आप लोग लिखने जा रहे हो तो आप लोग ग्रेजुएट दे चुके हो, आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं उसके पहले पहले, या रिजल्ट्स आ चुके हैं उस कंडीशन में, ठीक है। लेकिन आप लोग अभी अपियरिंग हो या इस साल आप लास्ट ईयर में पहुंचे हो, तो उस केस में नहीं देना होता है। तो यू शुड बी अ ग्रेजुएट, देन ओनली यू कैन अपियर फॉर एनी पीओ और क्लर्क एग्जामिनेशन, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में जरूरी चीज है कि सबसे पहले आपका प्री की परीक्षा होती है, केवल 3 पेपर्स आते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर मेंस की होती है, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होती है। ये इसलिए देखा जाता है कि भाई आप जहां पर जा रहे हो वहां की जनता को क्या आप टैकल कर सकते हो, तो वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है। देन प्रीलिम्स जो है, इसके मार्क्स को जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं रखते हैं, मेंस के मार्क्स को रखते हैं। प्रीलिम्स आप लोगों का आप कह लो क्वालिफाइंग नेचर का होता है कि क्वालिफाई कर लिया तो आप मेंस। प्रीलिम्स आप समझो कि भीड़ को छांटने के लिए होता है कि मेंस तक पहुंचे, और फिर उसके बाद से एक फाइनल लिस्ट आती है जिसमें जो है जिनका सिलेक्शन हुआ होता है उनके नाम को दिया जाता है, ठीक है। तो वो एक फाइनल लिस्ट आती है। प्री जो पैटर्न होता है, एग्जाम पैटर्न जैसे हमने देखा प्री और मेंस का होता है, तो प्री में आपकी कौन कौन से सेक्शंस होते हैं ये आप देख सकते हो। एक होता है आपका इंग्लिश, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स से आते हैं। टाइमिंग भी यहाँ पर आपकी जो है डिवाइडेड होती है, 20 मिनट का मिलेगा आपको टाइम। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 मार्क्स के, 20 मिनट का टाइम आपको यहाँ मिलता है। रीजनिंग एबिलिटी आप लोगों की 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होते हैं, 20 मिनट का टाइम आप लोगों को यहाँ भी मिलता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और ये 1 घंटे का आपका पेपर होता है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, क्वालिफाई कर लोगे मेंस में पहुंच जाओगे, यहाँ का जो भी नंबर है वो कभी आपके मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। अब जब आप लोग आगे मेंस में, तो मेंस आप लोगों का होता है जहाँ पे आपका मेरिट बन रहा होता है। मेंस में आप लोगों का एक जो सब्जेक्ट ऐड हो जाता है जो पूरा गेम बदल देता है एक तरीके से, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं, 35 मिनट्स मिलेंगे। फिर आप लोगों का जनरल इंग्लिश होता है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं, अगेन 35 मिनट्स।
एप्टीट्यूड, क्वांट या मैथ्स आप लोग कह लो, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, अगेन 45 मिनट होता है यहाँ पे। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड ये आप लोगों का 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, 45 मिनट का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 190 होते हैं, कुल 200 मार्क्स के होते हैं। 2 घंटे 40 मिनट का वक्त आपको मिलता है ये पूरा पेपर लिखने के लिए। इसी के बेसिस पे फिर फाइनल जो है मेरिट होती है, स्टेट वाइज डिवाइडेड होती है। अच्छा, फाइनल जो भी आप लोगों का मेरिट बनता है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज, डिफिकल्टी लेवल, लास्ट ईयर ट्रेंड, ये सब कुछ देख करके फाइनल एक मेरिट तैयार की जाती है और उसके हिसाब से फिर होता है। ओके, जब भी हम लोग बात कर रहे हैं फाइनल मेरिट की, तो फाइनल मेरिट क्या क्या कट ऑफ रहा है ट्रेंड, वो मैं आपको एक अप्रॉक्स दिखा दूंगी। हालांकि वो स्टेट वाइज होता है तो एक एक स्टेट का 3 साल देखना वुड बी वेरी टिपिकल थिंग, तो एक रेंज हम देखेंगे। लेकिन सिलेबस की जब हम बात करें, अच्छा सिलेबस में तो मैं आपको ये भी कहूंगी कि सिलेबस तो रिस्पेक्टिव टीचर्स अपने अपने में आपसे डिस्कस ही करते हैं। कुछ ऐसे पर्टिकुलर कॉमन टॉपिक्स की हम बात करते हैं, तो इंग्लिश में जैसे आप देख सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरा जंबल्स, वोकैब, मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत कॉमन है, आपको देखने को मिलती ही हैं। बाकी जो भी रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं वो अपना सिलेबस आपके साथ डिस्कस करना, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है ये तो हम करते ही हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ओवरऑल देख लेते हैं कि कैसे कैसे आती हैं चीजें। न्यूमेरिकल एबिलिटी, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, परसेंटेज, ये आप लोगों को देखने को मिलता है। रीजनिंग में जो है पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन टेस्ट, इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं आप लोगों के। जनरल और बैंकिंग अवेयरनेस में तो बेटा वी हैव बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस से सवाल बनते हैं। करंट अफेयर्स, आरबीआई और बैंकिंग टर्म्स को हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये बैंकिंग अवेयरनेस का एक तरीके से पार्ट हो जाता है ना, कह सकते हो आप लोग कि ये कहीं ना कहीं इसी का ही पार्ट है। फिर स्टैटिक जीके आते हैं। स्टैटिक जीके में हेड ऑफिस कहाँ पर है, ये रिवर कौन सा है, ये रिवर कौन सा है, ये डैम किस नदी पर बना हुआ है, इस तरीके सवाल आप लोगों के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्वेश्चन आते हैं। मेजॉरिटी पोर्शन जो आपसे पूछा जाता है वो करंट अफेयर्स से पूछा जाता है। आप समझ लो लगभग 75% जो सवाल होते हैं, अभी तो थोड़े कम हो गए, वरना आप समझो 80 से 85% जो सवाल होते थे वो आपके करंट अफेयर्स के ही आते। तो करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, बहुत वेटेज हाई होता है। उसके बाद बैंकिंग और फिर आप लोगों का स्टैटिक। अच्छा, मैंने आरबीआई और बैंकिंग को भी करंट अफेयर्स जो है बैंकिंग का ही एक पार्ट माना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, चलो, तो ये तो आप लोगों का सिलेबस हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कि कट ऑफ कैसा रहा है, देखो जैसा मैंने आपसे कहा ये स्टेट वाइज डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन एक रेंज में अगर हम देखते हैं क्या रहा है, तो 2023 में आप देखिएगा कट ऑफ जो रही है वो कुछ ऐसे 70 से 80 की रही है, 2024 में 68 से 78 और 2025 में 72 से 82, ये ओवरऑल रहा है। वहीं जब हम बात करते हैं कि मेंस में जो हम इस तरीके से अगर हम लोग बात कर लेते हैं ओवरऑल कैटेगरी वाइज, सॉरी, तो आप देख सकते हो जनरल की 85 to 95 इन मेंस एग्जामिनेशन जनरली आप देखोगे। ठीक है, ओबीसी की हम बात करते हैं तो ये 80 to 90 में जाती है, एससी एसटी की हम देखते हैं 65 to 80। अगेन ये क्या होता है ना कि ये आप लोगों की कंप्लीटली स्टेट वाइज आती है, अलग अलग स्टेट की अलग कट ऑफ आएगी। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि क्या सारे के सारे स्टेट की एक सिमिलर आई है, तो दैट वुड बी रॉन्ग। ठीक है, अगर हम लोग कुछ स्टेट को यहाँ पर रेफर करें तो आप एक सेकेंड, हाँ जस्ट अ सेकेंड पीपल, हाँ, तो जैसे अगर हम लोग अलग अलग स्टेट्स को वो करते जाते हैं, रेफर करते जाते हैं, ये एकदम से बदलती जाती है, सबकी सेम नहीं होती है, सबकी अलग अलग आती है। आप ओवरऑल एक जनरल रेंज देख लो कि प्री में आप लोगों की क्या कैटेगरी क्या कट ऑफ गई है, तो 2023, 24 और 25 को आप देखो इस तरीके से प्री की कट ऑफ गई है आपकी। अच्छा, कट ऑफ बहुत ज्यादा डिपेंड करता है वैकेंसी और डिफिकल्टी लेवल पर। अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल है तो जो आप लोगों का ये कट ऑफ होता है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है, बहुत कम डिफिकल्टी लेवल है तो आप लोगों का जो कट ऑफ हो जाता है वो बहुत ज्यादा चला जाता है हाई। ठीक है, बहुत ईजी पे, तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, याद रखिएगा आप लोग सभी। ठीक है, अच्छा एक और भी बात, जैसा मैंने आपसे कहा कि बेटा ये कैटेगरी जो होता है ये आप लोगों का स्टेट वाइज होता है, अलग अलग स्टेट को अलग अलग चीजें जाती हैं। ठीक है, हर स्टेट में सेम नहीं होता है, अलग अलग स्टेट में रहेगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा प्री का कट ऑफ, प्री का कट ऑफ अंडमान निकोबार में जो है जनरल कैटेगरीज में ये अराउंड 67.5 है, वहीं हम बोलेंगे असम में ये 76 है, वहीं जो है हिमाचल में ये 81 मार्क्स था। तो ये वेरी करता है जैसे मैंने आपसे बताया। ठीक है, जहां पे ज्यादा सीट्स होती हैं जैसे वेस्ट बंगाल में ये 81 था, उत्तर प्रदेश में 79 था, तो वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे कैसी सीट्स हैं, कितना है। ठीक है, फिर मेंस में भी इसी तरीके से हो जाता है, मेंस का भी कट ऑफ आपका इस रेंज में आपको मिलेगा 85 to 95 इन जनरल फॉर जनरल, बाकी ओबीसी और एससी एसटी का आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ एक्चुअली बहुत बाई चांस नहीं दी हुई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ सैलरी के बारे में। ठीक है, कि ये आप देख रहे हो तो ये थोड़ा सा बस एक चीज़ हल्की सी मिस्टेक है, आई एम वेरी सॉरी। सैलरी की जो हम लोग बात करते हैं ना, सैलरी
कितनी ल्यूक्रेटिव है, सैलरी कितनी होती है। अगर मैं आपसे बात करूं मोटी मोटी सैलरी यहाँ पे कितनी मिलती है, तो ऐसे ध्यान में रख के चलो कि जो सैलरी इनकी जो इन हैंड होती है वो अराउंड 40 to 46,000 होती है। जो सबसे ल्यूक्रेटिव पार्ट है इस पूरी चीज का वो सैलरी हो जाता है, isn't it? तो ये 40,000 से लेकर के अराउंड 46,000 हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन, कि कौन सी लोकेशन पर हो। जैसे अभी एसबीआई क्लर्क की सैलरी की जो हम बात करते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो इनकी एक सैलरी स्लिप देखी गई थी उसमें इनकी जो सैलरी आई थी वो कितनी आई थी, तो जैसा शेयर था उसमें अगर आप लोग देखोगे इनकी जो इन हैंड सैलरी आ रही थी लगभग दैट वाज 39,544। तो इट डिपेंड्स ऑन योर लोकेशन एज वेल कि आप किस लोकेशन पे हो, उस हिसाब से भी चीजें जो है आप लोगों को कहीं पे कुछ एडिशनल मिल रही होती हैं, कुछ आप लोगों को अलग से बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जब आप लोग एक बैंकर की तरह ज्वाइन कर रहे हो तो इसमें कुछ आप लोगों को बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि डीएनएस अलाउंस तो खैर मिलेगा ही, एचआरए होता है, मेडिकल बेनिफिट्स हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, तो ऐसे काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो ओवरऑल जो सैलरी इन हैंड आती है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन इट इज जनरली अराउंड 40,000 to 46,000। ठीक है, ये हो जाता है आप लोगों का। तो ये तो बातें हो गई एसबीआई क्लर्क के बारे में कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कट ऑफ कितना जा सकता है, और क्या सिलेबस होता है, पैटर्न क्या होता है, सैलरी क्या होती है, ये सारी बातें तो हमने कर ली। अब बेटा एक चीज जो आपको करना है वो है पढ़ाई। बातें तो हम लोग करते रहते हैं, ऐसे बहुत सारे सेशंस आते हैं जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्या है, कैसे है, कौन से एग्जाम में क्या आता है, कैसे है, सब करते हैं। लेकिन एक जो चीज सिर्फ आप ही लोग कर सकते हो वो है पढ़ाई। दिल लगा के मेहनत से पढ़ाई करो ताकि इस बारी जो आपने सोचा है ना सिलेक्शन लेने का वो इस बारी करके रखो। ठीक है, सो गो ऑन। एंड वन मोर थिंग, अगर आप अपनी करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो करंट अफेयर्स के लिए आप मुझे मेरी क्लास में ज्वाइन कर सकते हो। ये आप लोगों को बैंकिंग वाला की यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, बैंकिंग वाला करंट अफेयर्स बाय सुष्मिता मैम आप लिखोगे, यहाँ पे आपको मेरी क्लास दिख जाएगी जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये डेली सुबह सुबह हमारी ये क्लास हो जाती है। ओके, अभी फिलहाल में ऐड चल रहा है, एक सेकेंड रुक जाइएगा। ओके, सो ये जो हमारी क्लास है ये डेली सुबह की है और डेली सुबह सुबह आप लोगों को देखने में ये क्लास मिल जाएगी। कहाँ पर होती है? बैंकिंग वाला की यूट्यूब चैनल पर ही होती है, जैसे आज भी ये क्लास हुई है। इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग बहुत सारी डिस्कशन करते हैं, वो भी आप लोगों के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। फिर मुलाकात करेंगे, ऐसे और भी बहुत सारे सेशंस को हम आपके बीच में ले आते रहेंगे। टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।